नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई सुशासन की शपथ। नशीली दवा बिक्री करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही। बढ़ते रसोई गैस के दाम को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा का हल्ला बोल। और मैरिज गार्डन में युवक की लटकती मिली लाश, परिजनों ने लगाया मैरिज गार्डन संचालक पर प्रताड़ना का आरोप। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई सुशासन की शपथ। भारत रत्न व देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की दिशा में एक दिन पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 24 दिसंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अपर कलेक्टर इला तिवारी समेत अन्य जिले भर के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ मैं प्रदेश में शासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूँगा और शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूँगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। आज है ना सुशासन दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी के ना जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर है। उसके पहले दिन शपथ लेने के लिए ना हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं। सब है ना हम लोग के ना शपथ लिया भी है, संकल्प ही लिया है। हम लोग एक जवाबदेही पारदर्शी प्रशासन को जनता के समक्ष में कैसे रखा जाए और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्या को कैसे निराकरण किया जाए। इसमें काफ़ी सारा नियम कानून है ना बनी हुई है, बट नियम कानून को धरातल उतरना और जनता को संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या को सुनना, उसको निराकरण करना और वो पारदर्शिता के साथ है ना करना, ये हमारे लिए ना इम्पॉर्टेंट है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम कानून बनी हुई है, उसको लेकर हम लोग बिल्कुल संवेदनशील है। हम लोग लोक सेवा केंद्र को सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ना कितने भी केसेस हो उसको जल्दी निराकरण करने के लिए और पॉजिटिव सकारात्मक निराकरण करने के दिशा में भी हम लोग लगातार उसको निगरानी करते हैं। पर उसके अलावा सभी कार्यालय में जब भी कोई भी व्यक्ति आते हैं उनको एक समाधान हो और समाधान के रास्ता है ना खुल के दिखा दे, ये भी हमारे लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग निश्चित ही ना कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा है ना जवाबदेही के साथ है ना पारदर्शिता के साथ आने वाले समय पे ना जनता की ना समस्या को निराकरण करने में लगे रहेंगे। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई गई सुशासन दिवस की शपथ। 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मनाए जाने उसके एक दिन पूर्व यानी 24 दिसंबर को सुशासन दिवस की रीवा पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह ने पुलिस अधिकारी कर्मचारी को शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद सुशासन दिवस को लेकर उसके एक दिन पूर्व समस्त शासकीय कार्यालयों में 24 दिसंबर को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई गई। इसी के परिपालन में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कर्मचारियों को शपथ दिलाई और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित किए गए सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने की दिशा में पुलिस विभाग कृत संकल्पित है और शासन के साथ पारदर्शी सहभागिता निभाते हुए प्रदेश व देश की प्रगति में जन कल्याण की जवाबदेही
तय करने का भी संकल्प लिया गया। सभी को ज्ञात है कि 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उनके जन्मदिन के एक दिवस पूर्व यानी 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के तहत में सभी हमें विभाग के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को मेरे द्वारा एकत्र करके उनको शपथ दिलाई गई और ये शपथ का नशीली दवा बिक्री करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही। रीवा शहर में संचालित मेडिकल एजेंसियों में नशीली दवाओं का व्यापार खूब फल फूल रहा है, जिसकी सूचना जिम्मेदारों को भी है, मगर कार्यवाही के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। रीवा में तेजी से बढ़ रहे अवैध नशीली दवा के कारोबार की सूचना एवं मुख्यमंत्री द्वारा अवैध कारोबार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कई मेडिकल एजेंसियों में दबिश दी गई, जहां से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। साथ ही एजेंसियां एवं दुकानों को सील कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले भी यहां पर कार्यवाही की गई थी और भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप को जब्त किया जा चुका है। बावजूद इसके नशीली दवाइयों का कारोबार कर मोटा मुनाफा कमाने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। प्रदेश सरकार की विशेष पहल पर अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में नशे के विरुद्ध भी अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत गुरुवार को रीवा नगर में प्रभारी ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। वहीं प्रशासन भी मेडिकल दुकानों एवं एजेंसियों में नशे के विरुद्ध सख्त कदम उठाने पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है और ऐसे मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्यवाही जारी है, जहां नशे की दवाओं की बिक्री की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले अमैया पुलिस ने बड़ी दरगाह के पास संचालित लाल मेडिकल एजेंसी में दबिश देकर प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की थी, जिसके बाद भी संचालक नशीली दवाओं की बिक्री करने से बाज नहीं आया। इस बात की सूचना मिलने के बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एजेंसी में कार्यवाही करते हुए नशीली दवाओं समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं और दुकान को भी सील कर दिया गया है। साथ ही लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही भी जारी है। और लाला मेडिकल स्टोर के खिलाफ शिकायतें आ रही थीं और अमैया थाना प्रभारी द्वारा फिर शिकायत लेटर भी लिखा गया कि ऐसा कुछ इनके यहाँ नशे के लिए इस्तेमाल करने के लिए दवाइयाँ बेची जा रही हैं। तो फिर उस संबंध में कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार टीम बनाई गई थी, जिसमें तहसीलदार सर थे, मैं थी और थाना प्रभारी भी थे और भोला मेडिकल और लाला मेडिकल दोनों की जाँच की गई। और क्योंकि वो लोग भोला मेडिकल तो बंद थी और लाला मेडिकल जो थी उसमें अपनी खरीदी और बिक्री के रिकॉर्ड्स नहीं दिखा पाए, तो इसीलिए जब तक वो दोनों लोग अपनी खरीदी और बिक्री के रिकॉर्ड्स नहीं जमा करते हैं ऑफिस में, तब तक के लिए स्टॉक सेल का आदेश दिया गया और दुकान को बंद कर दिया गया है। लाला मेडिकल में उसके काउंटर के अंदर वो कुछ दवाइयाँ मिली हैं जिनकी खरीदी और बिक्री के रिकॉर्ड उससे मांगे गए हैं। उसके बाद उसके अनुसार कार्रवाइयाँ होगी। मैडम, इसके पहले भी इनके यहाँ छापे पड़ चुके हैं, तो क्या इनके लाइसेंस पे भी कुछ ऐसी जी बिल्कुल, जो भी आज कमियां पाई गई हैं और आगे जब इनकी खरीदी बिक्री के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो उसके मिलान करने के बाद हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लेटर लिखेंगे और उनकी लाइसेंस को निरस्त करने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा समय समय पे कहा जा रहा है कि नशे के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाए। तो आप मेनली देखेंगे तो जो सामान आ रहा है या कोडीन या कफ सिरप की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें दवा दुकानदार कम होते हैं, बाहरी लोगों के पास ज़्यादा मिलता है। अगर मैं पिछले 1.5 साल से हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि चाय की दुकान पर या ऐसी जगह पर मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो वो NDPS एक्ट में कार्रवाई कर रही है। हमको NDPS एक्ट लगाने का पावर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, उसने जब्ती बनाई पुलिस ने, तो वहाँ तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि NDPS एक्ट में कार्रवाई जो है वो पुख्ता हो रही है, उसको 2-3 महीने तो कम से कम वो अंदर रह रहा है, तो इससे एक डर पैदा होगा हमारे। अगर हम जब्ती बनाएंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जाएगा तो वो काफ़ी उसको मतलब फ्री हो जाता है, वो जल्दी मतलब बच जाता है, फिर दोबारा शुरू कर देगा। तो हमारे मतलब जब पिछले पुलिस अधीक्षक महोदय थे उनके साथ भी ये बातचीत हुई थी, तो फाइनली यही डिसाइड हुआ था कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे अगर बिना लाइसेंस की जगह है। तो अगर लाइसेंस ही कोई फंसता है, जैसे आज भोला मेडिकल, लाला मेडिकल फंसे, तो इन पे हमारी कार्रवाई हुई ताकि इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। ये ऐसा है कि
कोई दवाई प्रतिबंधित है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कोडीन वाला जो कफ सिरप आप लोग कोरेक्स के नाम से कॉमनली बोलते हैं, वो कोई प्रतिबंधित दवाई नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको कहीं प्रतिबंध नहीं लगाया है, ना ही उसकी मात्रा पे कोई प्रतिबंध है कि वो कितना रख सकता है, या फिर वो बस उसमें प्रतिबंध ये है कि उसको सिर्फ वो अगर होलसेलर है तो वो रिटेलर को ही बेचेगा, बिल पे बेचेगा। अगर वो रिटेलर है तो डॉक्टर के पर्चे के अनुसार ही वो बेचेगा। सिर्फ इतना प्रतिबंध है, वो दवाई प्रतिबंधित नहीं है। तो मेडिकल स्टोर वाला वो रख सकता है। मेडिकल स्टोर भोला मेडिकल स्टोर है, बड़ी दरगाह के पास समहिया में। इनके पिछले कई समय से यहाँ से कफ सिरप, जो नशीली कफ सिरप्स आती है, मादक गोलियों के बिकने की हमको सूचना प्राप्त हो रही थी। और पिछले दिनों यहाँ पर थाना प्रभारी समहिया के द्वारा भी छापामारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें से लगभग 300 कफ सिरप मिली थी और साथ में मादक गोलियाँ भी मिली थी। उसी को लेकर के आज ड्रग इंस्पेक्टर सुश्री प्रियंका चौबे और जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा पर यहाँ पर संयुक्त जाँच कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, उसी के आधार पर यहाँ पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ अभी इनके द्वारा काउंटर्स में छिपा कर रखी गई थी पैसे के बीच में, उसको निकाल लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर मैडम देख रही हैं, जैसा जो भी हो क्राइटेरिया उस पर बनेगा वैसी कार्यवाही इसमें आगे की जाएगी। लाल और भोला है, उसी के मेडिकल स्टोर, उनके गोडाउन्स पर कार्यवाही की जा रही है। बढ़ते रसोई गैस के दाम को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा का हल्ला बोल, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बढ़ी हुई गैस की कीमत के विरोध में कांग्रेस की महिलाएं रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, इस गीत के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की और विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा बताया गया कि सभी महिलाएं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हैं कि सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रही है। मनमानी तरीके से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि से महिलाओं के जेब में डाका डाला जा रहा है। नवंबर एवं दिसंबर महीने में लगातार एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए के करीब बढ़ोतरी करके महंगाई में तड़का लगाने का काम किया गया है, जिससे आम जन व गरीब परिवारों की रसोई में दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं। इस संबंध में विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का क्या कहना है, आइए सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं। रसोई गैस के दामों में इस महीने लगातार 100 रुपए की वृद्धि हुई है। आज आम परिवार, आम आदमी, आम महिलाएं, उनकी रसोई से रसोई गैस गायब है। उज्ज्वला योजना के नाम पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार ने आज गैस को आम आदमी की हाथ से बाहर कर दिया है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले इन्होंने कहा कि महीने में एक बार रेट बढ़ाएंगे या उसको रेट को देखेंगे कि कैसे होता है। पहले दिन उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए और उसके बाद यदि रसोई गैस के भी दाम बढ़ेंगे तो आम आदमी, खासतौर पे महिलाएं सामान्य कैसे जीवन जी पाएंगी। तो आज महिला कांग्रेस के और आम जनता, यहाँ पर सारी गरीबों की महिलाएं इकट्ठे आए और इस बात का विरोध कर रही हैं कि ये जो बढ़ाए गए दाम है उसको वापस लो, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक दाम को वापस नहीं कराएंगे। मोदी जी का कहा करते थे बहुत हुई महंगाई पर वार, और अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद जैसे ही इनकी सरकार है इन्होंने धनाधन महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी। सब्सिडी जो आम आदमी को मिलती थी, सब्सिडी इन्होंने गायब कर दी। आज गैस की सब्सिडी नहीं मिल रही है और उसके बाद इन्होंने धनाधन महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम गैस सिलेंडर लेकर आए हैं कि हम आज आप वापस लीजिए, हमारी ये मांग है। यदि यह देश के आम आदमी के प्रति आपकी संवेदनशीलता है, निसंदेह आपको गैस के दाम कम करके आम आदमी को राहत देना चाहिए। महिलाओं का बजट बिगड़ जाएगा, वो कहाँ से बचेंगे? सड़क पर उतरेंगे रहेंगे, हम सिलेंडर लेके चलेंगे और पूरे देश की महिलाएं एक साथ हमारे साथ खड़ी हैं और पूरे देश में आंदोलन में प्रदर्शन हो रहा है। पहले ही आपने देखा होगा स्मृति ईरानी वगैरह अच्छा दौड़ती थी सड़क पर, गैस लेके, ऐसा लग रहा है उनके मुंह में दही जम गया। महिला नहीं हो क्या? खाना नहीं खाती हो क्या? आज पहले तुम जब दूसरे की सरकार होती है तब महंगाई डायन रहती है और आज तुम्हारी सखी और प्रेमिका बन गई है, ऐसा होता है क्या? आज इनको शर्म आना चाहिए। महिला सांसद राजभर की वहाँ संसद भवन में बैठी है और उनके मुंह में दही जमा हुआ है, उनके मुंह से बोलती नहीं है कि जब वो महंगाई बढ़ती हुआ है ना सड़क में, हम तुम्हारे साथ चलते। स्मृति ईरानी आओ तो सही। हम सबकी यही मांगे हैं, जो भी एलपीजी सिलेंडर के दाम है उनको कम किया जाए। जो भी आए दिन अभी कोरोना महामारी चल रही है उसमें मोदी सरकार इस तरीके से कहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है, कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। अगर ऐसे में अगर वो हमेशा यही सब चीज़ें करेगी तो कैसे हमारी रोज़ की वो चलेगी। और जो एक सामान्य परिवार है वो तो कोरोना महामारी
महामारी से पीड़ित था ही, अभी ये सब चीज़ें करके मोदी जी ने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है हम सबके बीच। मैं स्मृति ईरानी जी को भी बोलना चाहूँगी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो वो बड़ा वो करती थी कि इसके दाम बड़े हैं, ये है वो है, लेकिन अब जब अभी ज़रूरत है हम सबको उनकी, तो कहाँ छुपी बैठी हुई है वो। मैरिज गार्डन में युवक की लटकती मिली लाश, परिजनों ने संचालक पर लगाया आरोप। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मुराई के समीप स्थित नारायण मैरिज गार्डन में आज चौकीदार की लाश लटकती हुई पाई गई है। इस बात की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक राम नरेश तिवारी खमरिया बैकुंठपुर का निवासी है, जो नारायण मैरिज गार्डन में चौकीदार था। बीती शाम वह अपने घर से वापस आया था और आज उसकी लाश मैरिज गार्डन के ही एक कमरे में लटकती हुई देखी गई। वहीं युवक के चचेरे भाई ने मैरिज गार्डन संचालक के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया और परिजनों का कहना है कि गार्डन संचालक के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। हमारे चाचा के लड़के हैं, हमको लगता है कि यहाँ के जो मालिक हैं प्रताड़ित करते थे, जिसके वजह से उनकी मौत हुई। कल शाम को आए थे और कल हमको 10 बजे सुबह में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। हम एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे हैं, वो उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी में उतरे उसी गाड़ी के पास हमारी दुकान है, रोड के पास। तो हमने पूछा तो बताए कि यार अच्छी नौकरी नहीं है, हम जो 8 घंटे के 8,000 रुपये मुझे मिल रहा है वो भी मुझे हाथ में नहीं आता है। जब बहुत गाली गलौज होती है, जब होता है तब जाके उनका पैसा मिलता है। कभी ये पहले बाहर गुजरात में रहते थे और फिर आके अपना खेती किसानी का काम करते थे, अपना पेट भरते थे। यहाँ तो करीब उनको 4 महीने हुआ। इनका राम नरेश तिवारी, उनके यहाँ एक छोटा सा फंक्शन था, कार्यक्रम था परिवार में, जो बच्ची के गमन जिसको बोलते हैं, उसमें गए थे वो लोग। हमको अभी करीब 2:30 बजे मिली कि ऐसी सी घटना हो गई है। हम लोग वहाँ से आए तो पुलिस वाले 100 नंबर वाले वहाँ खड़े थे। हम लोगों को सूचित किया कि आप जाके विश्वविद्यालय थाने में पहले अप्लाई के रिपोर्ट करिए, तब इसके बाद आगे करो। नहीं, घरेलू कोई विवाद नहीं था, ये मालिक से विवाद था, पैसे का लेन देन। मजदूर आदमी था, क्या 24 घंटे काम कराते थे और जब पैसा पेमेंट मांगते थे तो वो बोलते थे आज नहीं, चलो अभी के काम करो। पेशाब करने में भी उनको छोड़ने में टाइम लगता था कि पेशाब छोड़ के बेचारे कर ले। इधर गार्डन संचालक का कहना है कि मृतक राम नरेश दिमागी तौर पर बीमार था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, मृतक जुलाई माह से मैरिज गार्डन में काम कर रहा था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि वह दिमागी तौर पर अस्वस्थ था तो मैरिज गार्डन में उसे काम पर कैसे रखा गया। कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये ठीक थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, इनका दवाई दारू चल रहा था, इनकी मैडम बताई। जब रखे थे तब नहीं पता कि ये इनकी दवाई दारू चलती है। बीच में कहते थे भूत मारता है तो बीरा उरा लेने भी घर जाते थे। और उनकी मैडम को भी बोले कि भाई इनको दिखवा लीजिए, नहीं तो फिर इनको क्या है अलग करना पड़ेगा। तो बोलनी थी कि आके देखते हैं। घर से ज़्यादा परेशान रहते थे। घर से इनका कुछ पारिवारिक भाई से भी झगड़ा चल रहा था घर और को लेके, वो गिराना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे। तो ये था कि इनका भी घर गिर जाएगा अगर वो गिराएंगे तो, जुड़ा है। और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थी, खेती बाड़ी करते थे तो जुताई बुवाई इन सब चीज़ों को लेके। अभी बीच में बच्चे का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो जुलाई माह से आप क्या काम कर रहे हैं? हाँ, आप कहना ये मानसिक विक्षिप्त, तो फिर आपने कैसे रखा? नहीं, पहले ठीक थे 1 महीना जब थे, फिर अचानक बोले कि हमको नींद नहीं आती है। तो हमने इनकी मैडम को बताया और वो आई, यहाँ रही भी साथ में। फिर डॉक्टर को दिखाया इन्होंने, तो बताया कि इनकी दवा चलती है बीच बीच में, इनके पिताजी इनको मारते हैं ऐसा। तो हो गया, ठीक हो जाते थे। फिर बीच में जब गड़बड़ करने लगते तो बताते थे, तो वो आके दवाई करा देती थी, तो ठीक रहते थे। और घर के कारण से जब से एक्सीडेंट हुआ बालक वगैरह का, तो ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि वो परिवार सहित रहना चाहते थे, लेकिन शायद परिवार वो यहाँ नहीं रहती थी। खेती बाड़ी खूब अधियती हरा में लिए थे। अगर हम प्रताड़ित करते थे तो नौकरी छोड़ के आदमी जा सकता है। तो वही हम भी कल घर से आए हैं तो क्या हो गया कि आज फांसी लगा लिए हैं। हम भी वही ताजुब किए हैं। कल हम जब ऑफिस जा रहे थे तब इनका फ़ोन आया कि हमको घर जाना था। हम कहे चले जाइए, आ जाइएगा शाम को। कौन कौन रहता था यहाँ पे रात के वक्त? यही रहते थे। यही अकेले? हाँ, कैसे आज पता चला? जी, आज सुबह जब मैं आया था तब ठीक थे। यहाँ काम करवाना था, वो जो स्ट्रक्चर रखा है बिल्डिंग कराना था उसमें, तो बिल्डर को ला के दिखाए थे। फिर हम चले गए थे ऑफिस साइड। फिर हमारा नाम एसएन मिश्रा है, शिव नारायण मिश्रा। गार्डन का नाम क्या है? नारायण विहार।
नियुक्ति पत्र मिलने के पहले ही रद्द कर दी गई चयन प्रक्रिया, अब नए सिरे से भर्ती करने की तैयारी शुरू। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नर्सेस भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश। 1 वर्ष पूर्व शुरू हुई भर्ती की प्रक्रिया नियुक्ति पत्र देने से पहले ही रद्द कर दी गई। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तकरीबन 1.5 वर्ष पूर्व नर्सेस भर्ती प्रक्रिया के लिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया पूरी हुई और दीपावली के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था। तभी एक और आदेश जारी हुआ जिसमें पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इसी बात को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है, जिसके लिए वह शामशाह मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलने गए हुए थे। इसमें अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कॉलेज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों में से चयन किया जाएगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व की विज्ञप्ति में भी शासकीय कॉलेज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें से 3 शासकीय अभ्यर्थी चयन हुए थे। अब उन्हीं नियमों को बताकर पुनः भर्ती प्रक्रिया को क्यों शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में 141 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिन्हें दीपावली के बाद नियुक्ति पत्र देना था, जो अब रद्द की जा चुकी है। लेकिन इस संबंध में अस्पताल प्रशासन कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा कि आखिर क्यों यह नियुक्ति रद्द की गई, जबकि वर्तमान में जारी किए गए विज्ञापन में वही शर्तें हैं जो पहले नियुक्ति में विज्ञापन जारी किया गया था। आपको बता दें कि 1.5 वर्ष पूर्व कोई नियुक्ति प्रक्रिया के बाद 141 बच्चों का चयन हुआ था। चयनित होने के बाद वह अपने पूर्व के काम को छोड़कर नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, जिनका भविष्य अब इस नए आदेश के बाद अंधकार में है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम सभी जितने भी हैं स्टाफ नर्स और इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। 11 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया था कि आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और यहाँ के डीन से कमिटमेंट किया गया था कि दिवाली के बाद आपको हम ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन आज दिसंबर का मंथ है, लेकिन अभी तक हमें कोई ज्वाइनिंग की नहीं दिया गया है। और हमने जब इनसे पूछा कि आप हमें ज्वाइनिंग क्यों दे रहे हो, तो उसमें ये रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम पहले सरकारी कॉलेज को रखेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे, उससे जो सीटें बचेंगी तो हम आपको देंगे। लेकिन जो हमारी पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये 1 साल पहले हमारा फॉर्म निकला था और उस फॉर्म में जितने भी जो नोटिफिकेशन आया था उससे पूरा सही तरीके से हो रहा है। हमारा इंटरव्यू पूरे तरीके से हुआ है, पूरा सभी सही चीज़ें हुई हैं। और हमारी वो नियुक्ति में भी जो सरकारी कॉलेज वाले हैं उनको भी प्राथमिकता दी गई है और उसमें भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम पहले सरकारी वालों को लेंगे, तो हमारा ये कहना है कि हमें सबसे पहले आप हमें ज्वाइनिंग दीजिए। और क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि अभी फिर से एक वैकेंसी निकाल दी है, उसी क्रमांक पे वैकेंसी निकाल दी है और उसमें ये बोले हैं कि जो लोग पुराने फॉर्म फिल किया था वो दोबारा फिर से फिल करें। तो हमारा इतना है कि हमें पहले ज्वाइनिंग दे दें। एक्चुअली लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो इन्होंने केवल गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर के स्टूडेंट्स को बुलाया था। अब ये एक्सक्यूज़ ये दे रहा है कि हमें पूरे ऑल ओवर एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हम सारे बच्चों को बुलाएंगे और जो उसमें से जितने भी फॉर्म्स आएंगे। उस विज्ञापन में भी ये लिखा गया था कि पहली प्राथमिकता हम गवर्नमेंट कॉलेज को देंगे। जो हम उसमें 2019 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो उसमें ये लिखा गया था कि पहली प्राथमिकता हम गवर्नमेंट कॉलेज को देंगे। तो सर उसमें तो पहले दे दिया है उन्होंने प्राथमिकता, फिर अब क्यों वो कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि केवल टोटली हम सिर्फ सरकारी कॉलेज को लेंगे, उसमें से आप लोग जो लोग भी बचेंगे तो फिर ये जो होल्ड में रखी गई है वैकेंसी, जो जितनी चयन प्रक्रिया लिस्ट है उसमें से लेंगे सर। ये प्रक्रिया तो हो चुकी है सर, तभी तो पूरी फाइनल लिस्ट निकली है सर। नहीं, इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। 141 कैंडिडेट्स की ऑलरेडी वैकेंसी अभी फिर से निकाल दी उसी विज्ञप्ति के आधार पे। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जैसे फॉर्म आएंगे उसके बाद क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होंगे वो सिलेक्ट करेंगे ये, उसके बाद जो बचेगा उसमें से हमें सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो हमारा कहना ये है कि हम जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पहले उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बाद ही अलग विज्ञप्ति निकाली जाए, अलग वैकेंसी निकाली जाए। है कि शासन के दिशा निर्देश आए थे 17 नवंबर को, जिसके तहत शासन की जो मंशा थी कि जो शासकीय महाविद्यालयों से निकले स्टूडेंट थे, नर्सिंग स्टूडेंट, प्राथमिकता उनको पहले दी जाएगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है, इनका जो कहना है, उनका ये कहना था कि इसमें जो डिले हुआ है और इसी दौरान ये शासन के दिशा निर्देश आ गए, इस वजह से थोड़ा सा उनके मन में असंतोष है। हम लोगों ने जवाब दिया है कि जब शासन इस प्रक्रिया में पूर्ण शासकीय छात्राओं को न ले पाएगी, वैसी परिस्थिति में इन लोगों को लिया जाएगा, ऐसा इनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है। नहीं, इस बार उन्होंने कहा है कि केवल उनको शासकीय ही लेना है,
प्रथमतः एक बार जब निकला था उसमें कहा गया था शासकीय जो छात्राएं पास होकर निकली है इंदौर कॉलेज से उन्हें लिया जाए, तो उसमें तकरीबन 9 जो है शासकीय छात्राएं जो वहाँ से पास हुई थी उनको लिया गया था। तत्पश्चात फिर शासन ने ओपन किया था, फिर उसके बाद अभी दिशा निर्देश यही है कि शासकीय है इनसे ही लेना है। तो शासकीय का आदेश बहुत पूर्व से थे। अभी हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कि अगर शासकीय छात्राएं जो शासकीय कॉलेज से पास नहीं होती है तो वैसी परिस्थितियों में जो हमारी ये जो मेरिट लिस्ट है इसी में से फिर इनकी भर्ती की जाएगी, ऐसा इन्हें कहा गया है और हम लोगों ने इसका जवाब दिया है। प्रक्रिया में समय तो लगता है, हम लोगों ने फिर भी पूरी कोशिश है कि जितना जल्द हो उतना जल्द ये प्रक्रिया को पूरी कर ली। प्रक्रिया में समय तो लग ही जाता है क्योंकि सब पूरे स्क्रूटनी में सबसे अधिक समय लगता है। चिरौला मंदिर में कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुई 9 दिवसीय रामकथा। शहर के प्रसिद्ध चिरौलानाथ मंदिर परिसर में गुरुवार 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होने वाली 9 दिवसीय रामकथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री समेत चिरौलानाथ स्वामी जी महाराज, संरक्षक गोकर्णाचार्य शत्रुघ्न प्रसाद शुक्ल, सुनीत तिवारी, डूडू महाराज, अमित शुक्ला के साथ साथ बड़ी तादाद में महिलाएं एवं अन्य भक्त कलश यात्रा में शामिल रहे। कलश यात्रा का शुभारंभ गुरुवार दोपहर 2:30 बजे किया गया, जिसका आरंभ प्रसिद्ध चिरौलानाथ के समक्ष से करते हुए यह यात्रा प्रमुख मार्ग पर पहुंची। उसके बाद पुनः वापस मंदिर पहुंची। तत्पश्चात 9 दिवसीय कथा का शुभारंभ कथावाचक सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री बाला वेंकटेश शास्त्री जी की अमृतमय वाणी द्वारा किया गया। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई सुशासन की शपथ। नशीली दवा बिक्री करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही। बढ़ते रसोई गैस के दाम को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा का हल्ला बोल। और मैरिज गार्डन में युवक की लटकती मिली लाश, परिजनों ने लगाया मैरिज गार्डन संचालक पर प्रताड़ना का आरोप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।